हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। वो था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो था कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारा टॉपिक है टू गेट अ हैंडल ऑन करंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस। अब क्या है कि जब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, कुछ फ़र्क है। मतलब जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में 18th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था, एंड जो 21st सेंचुरी में अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उन्हें वो चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो बूम पर है। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, उतने ज़्यादा चेंजेस हमारे कंट्री में नहीं हुए, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ इस चीज़ को हैंडल करना कि करंट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, एंड जो पहले थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस क्या थी या क्या बेस था उन सबका, टू ग्रास्प देयर वैल्यूज़ एंड मीनिंग। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया था तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ फाइनल करी थी, उनके कुछ मीनिंग थे, उनके जो कॉन्सेप्ट डाले गए थे, जो भी लॉज डाले गए थे, जो भी क्लॉजेस डाले गए, मतलब सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थे, कुछ ना कुछ मीनिंग थे। उन सबको समझने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ ही देख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, अमेंडमेंट्स के साथ में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चीज़ें चलती रहती। पर एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी या उस टाइम पे क्या चीज़ थी, एंड अब क्या चेंजेस आ रहे हैं या अब क्या चीज़ें चेंज हो रही है। तभी हम पॉलिटिकली इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन। ये मेनली पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए है कि आखिर क्यों ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ पीछे, मतलब पास्ट में जाके समझने की या जानने की। ठीक है, वी मे हैव नो ऑप्शन बट टू गो बैक इन द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड परहैप्स इवन फर्दर बैक इन टाइम टू द कॉलोनियल एरा। मतलब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पीछे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को सुन सकें या जो कॉलोनियल एरा रहा है उसमें जाके हम चीज़ों को देख सकें। देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग द पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ही पहले की प्रैक्टिसेस को और आज के टाइम को समझने के लिए, सारी वैल्यूज़ को समझने के लिए, उनके मीनिंग्स को समझने के लिए, जिनको जो वैल्यूज़ उन्होंने उस टाइम सेट किए, उन वैल्यूज़ को ही आगे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सोच के वो चीज़ें फाइनल करी थी। उन वैल्यूज़ को हम आगे फॉरवर्ड करें या आगे तक ये सारी चीज़ें जाए सेम एज वे में। ठीक है, जो सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होने चाहिए, पर इतने नहीं होने चाहिए कि वो जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके जो उन्होंने जिस मीनिंग में उस चीज़ को रखा है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन सब को समझने के लिए जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको समझना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई हमारे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ पीछे क्यों दें। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिंगल वर्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐड करी गई हैं। इट इज़ द लिबरल, डेमोक्रेटिक, egalitarian, secular, federal, open to community values, sensitive to needs to religious and linguistic minorities, as well as historically disadvantaged group, and committed to building a common national identity। मतलब ये सारी चीज़ें कि डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ अलग सेंसिटिव केस है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें होनी चाहिए। डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके लिए भी एक मतलब कुछ कमिटमेंट किए गए वो होने चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी, जो हम लोगों ने काफ़ी पहले इस बारे में बात करी थी कि नेशनल आइडेंटिटी से मतलब होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें नेशनल आइडेंटिटी कैसे देता है कि ऐसे अगर हमारी आइडेंटिटी देखी जाए तो सबकी आइडेंटिटीज़ अलग अलग हैं, पर नेशनल लेवल पर अगर हम
आइडेंटिटी बात करें तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, सॉरी, नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, वी आर इंडियंस, ठीक है। बट अंडरनीथ ऑल दीज there is a clear emphasis on peaceful and democratic measure for putting this philosophy into practices। मतलब इन सब के चलते जो मतलब फाइनली जो एम्फेसिस किया गया है वो किसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है कि पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स को, और जो भी फिलॉसफी होनी चाहिए, जो भी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, ओके। अब इसके अंदर आगे और क्या है हम देखते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम। हम लोगों ने जब हम फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन कर रहे थे, जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंपेयर किया था। तब हम लोगों ने बात करी थी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हमें वो देते हैं, फ्रीडम देते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए होता है, सोसाइटी, पूरी एक सोसाइटी के लिए, पूरे एक ग्रुप के लिए होता है। जबकि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम ये है कि इट डिड नॉट हैपन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस डिमांडेड लिबर्टी एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्न ऑफ द, मतलब इसके अंदर क्या था कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका एक ओपिनियन ये था कि मतलब इनका ये था कि ये जो मतलब जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके लिए कहीं ना कहीं ये वो थे कमिटेड, मतलब कमिटेड थे। ये जो इन्होंने ये जो चीज़ दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें इन्होंने हमें, ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम जो दी है, ये ऐसे ही नहीं आई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस मामले में डिस्कशन किए, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुए, तब जाके ये जो चीज़ें हैं ये फाइनल हुई थी हमारी। और ये जो मतलब ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम वाली जो चीज़ है ना, वो उस टाइम पर मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए इसलिए डिमांड किया था, ये जो मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा कंट्री जब ब्रिटिश रूल के अंडर में था तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए ये इन सब चीज़ों को मतलब इनको इन्होंने लिया था कि ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। Rather, liberty has been debated and discussed for long, and our national leaders have fought hard for it। मतलब हमारा जो ये लिबर्टी है, या जो हमारा जो इसके ऊपर काफ़ी लंबे डिस्कशंस हुए हैं, काफ़ी डिबेट्स हुए हैं, और बहुत लंबे एफर्ट और बहुत लंबी लड़ाई के बाद में हमें ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स है वो मिली है। राजा राम मोहन राय डिमांडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन। राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ के लिए डिमांड किया था, फ्रीडम के लिए डिमांड किया था, प्रेस की फ्रीडम के लिए और पब्लिकेशंस की फ्रीडम के लिए उन्होंने डिमांड किया था। रोलेट एक्ट वॉज ऑल्सो अपोज। द एक्ट ऑर्डर्ड पुलिस टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल एंड दिस हैम्ड द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो रोलेट एक्ट आया था, अगर हम रोलेट एक्ट की बात करें, उसके अंदर क्या था कि रोलेट एक्ट इस तरह से था कि अगर किसी भी पर्सन पे अगर उन्हें डाउट होता है तो वो बिना किसी मतलब इंक्वायरी के, बिना किसी एविडेंस के, ओनली डाउट बेसिस पर पर्सन को इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे दिया करते थे विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये राइट्स के अगेंस्ट था, इसलिए ये चीज़ भी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये चीज़ फेस करी थी। आवर नेशनल लीडर फॉट रियली हार्ड टू प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इट वॉज नेचुरल दैट फ्रीडम वुड बी द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें, मतलब राजा राम मोहन राय ने प्रेस और इसके लिए फ्रीडम की डिमांड करी थी, पब्लिकेशन फ्रीडम की डिमांड करी थी। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे डिस्कशन किए, डिबेट किए, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना, मतलब फाइट करी इस फ्रीडम के लिए, इस इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए हमारे नेशनल लीडर्स ने। रोलेट एक्ट में तो इन लोगों ने बिल्कुल ये जो फ्रीडम थी उसको अपोज ही कर दिया था। गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को अपोज कर दिया था कि उन्होंने ये ऑर्डर ही निकाल दिया था रोलेट एक्ट के अंडर कि अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब किसी भी पर्सन पे अगर डाउट आता है कि हाँ ये हमारे कंट्री मतलब हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहा है, डाउट पर, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट,
वो लोग उसको बिना किसी ट्रेल के इम्प्रिजन या पनिशमेंट दे दिया करते थे, बिना सोचे समझे, कोई नहीं था। तो ये जो था, ये इसका मतलब ये था कि जो हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो हार्मफुल, मतलब हार्म हो रहे थे, वॉलेट हो रहे थे, उस वक्त तक हमें मिले नहीं थे, पर ये चीज़ गलत थी। अगर हम देखें हमारे राइट्स के बारे में, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें बाकायदा अगर किसी को कैद किया जाता है, मतलब अगर पुलिस किसी भी पर्सन को किसी भी बेसिस पर अगर वो करती है, अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अगर कोई हॉलीडे नहीं हो तो 24 आवर्स के अंदर उसे मतलब उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ले जाना कंपल्सरी होता है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अडॉप्ट लिबरलिज्म इन द क्लासिक सेंस। हमारा जो लिया गया था, मतलब ये जो लिबरलिज्म जो लिया गया था वो हमारा एक क्लासिक फॉर्म में नहीं लिया गया था। मतलब जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो वो है ना क्लासिकल लिबरलिज्म है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो मतलब कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो देता है, जो इम्पोर्टेंस देता है, वो ह्यूमन से पहले सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज़ को मतलब लेता है, मतलब इनसे पहले ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देता है। ओके, ये वाली चीज़ इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है लिबरलिज्म विद सोशल इक्वलिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड। मतलब जो लिबरलिज्म होता है वो कहीं ना कहीं सोशल इक्वलिटी को स्टैब्लिश्ड करता है। आर नेशनल लीडर्स थॉट द complete freedom will not have any value for the weak and marginalized community। नेशनल लीडर्स का ये सोचना था कि अगर सबको इक्वली नहीं ट्रीट किया गया, जो वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया तो वो कंप्लीट फ्रीडम की वैल्यू नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? मतलब ठीक है, हम फ्री हुए, मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उस टाइम पे जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स थे, या जो अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम था, वो काफ़ी वो था, पीक लेवल पर था। ठीक है, अब अगर इंडिया फ्री हुआ, इंडिया फ्री होने के बाद भी अगर सबको इक्वल नहीं किया जाता, ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं किया जाता, या सोशल जस्टिस में इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती कि उनके लिए तो फ्रीडम की का मतलब ही नहीं रहता। उन्हें तो वही की वही प्रॉब्लम, पहले वो ब्रिटिश रूलर और मतलब इंडियन जो लोग हैं उन दोनों से प्रॉब्लम फेस करते। आफ्टर दैट मतलब वो लोग किनके थ्रू प्रॉब्लम फेस करेंगे? जो इंडियन सिटीज़न है उनके थ्रू प्रॉब्लम। उनके लिए उस फ्रीडम का कोई मतलब नहीं रहता मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए या वीकर जो सेक्शन है उनके लिए। तो इसलिए ये जो सोशल जस्टिस वाली चीज़ रखी गई, जो इक्वलिटी वाली जो चीज़ रखी गई, वो इसीलिए ही रखी गई थी कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ नहीं हो। देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स टू ओवरकम एज ओल्ड इनजस्टिस इन द सिस्टम। मतलब इसीलिए सोशल जस्टिस में मतलब क्या था कि उससे पहले जो भी शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम फेस किया था, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं था, वो मतलब फिनेंशियली भी वो काफ़ी लोअर पोजीशन पर थे। इसीलिए इस सोशल जस्टिस को लाने के लिए, एक लिबर्टी लाने के लिए, या कहीं हम लोग एक इक्वलिटी लाने के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये वाली चीज़ लाई गई, रिजर्वेशन वाली चीज़ लाई गई, ताकि ये जो ग्रुप है, स्पेशली वीकर ग्रुप है या जो मार्जिनलाइज्ड ये जो ग्रुप है, इसको अपलिफ्ट किया जा सके, इन्हें इक्वली लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाए, ताकि ये जो कहते हैं ना हम लोग जनरल सेक्शन है या जनरल क्लास है, जिन्हें हम कहते हैं कि अपर क्लास है, उनके इक्वल आ सके। इसके लिए इनको क्या दिया गया, ये चीज़ रिजर्वेशन के थ्रू दी गई, इनके अपलिफ्टमेंट को थोड़ा इजी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड माइनॉरिटीज राइट। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा कंट्री है उसमें जो मेजोरिटी पे जो ग्रुप है वो सिर्फ हिंदू ग्रुप है। हिंदू जो है वो मेजोरिटी पर हैं, लाइक बाकी जो मुस्लिम्स हैं, सिख है, पारसी हैं, जैन हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो सब क्या है, माइनॉरिटीज़ पर है। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर मेजोरिटी को कंसिडरेशन ज़्यादा दिया जाता है, वैल्यू ज़्यादा किया जाता है, तो मोनोपोली होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब ये हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है वो ना रहे वहाँ पे, मोनोपोली वाला सिस्टम आ जाए। तो जो हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटीज़ है और माइनॉरिटी के राइट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडियन सोसाइटीज इज़ अ हायरार्कल सोसाइटी। मतलब हमें जो ये डाइवर्सिटी है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी का है ना, उस इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाली चीज़, कि ये जो मतलब कहते हैं ना कि ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही इंडिया है एक्चुअली। अगर हम देखें तो ये जो हम कहते हैं ना, इस डाइवर्सिटी में ही हमारा इंडिया है। अगर हम सोचें कि सिर्फ हिंदू लोग रहे और हिंदू ही रहें, या एक सेकुलर स्टेट ना हो के कोई रिलीजियस बेस वो होता, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम करती। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल कास्ट हैज़ डिवाइडेड पीपल इनटू हायर एंड लोअर कास्ट ग्रुप। मतलब जो भी कास्ट ग्रुप होता है, जो कास्ट जो बेसिस होता है वो सोसाइटी को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, हायर एंड लोअर ग्रुप्स में। ऑल्सो वैन दिस इज़ द इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होता है, इनइक्वलिटी रहती है हमारी सोसाइटी में। मतलब जो हायर क्लास है वो अपने इक्वल नहीं समझते लोअर क्लास को, और जो वो इन्फीरियर मतलब जो लोअर क्लास होती है, जो लोअर कास्ट है, वो वो मतलब फील करती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम लोगों में आ जाता है। दिस वॉज अ चैलेंज बिफोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। अब जब ये प्रॉब्लम जब उस टाइम पे चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे भी करके उन्हें इस अपर कास्ट और लोअर कास्ट को इक्वल लाना था। ठीक है, क्योंकि जो लोअर क्लास थी वो तो मतलब दोनों साइड से प्रॉब्लम फेस करी थी। इसके अंदर एक चीज़ और पहले बताई थी कि कई बार क्या होता था कि कई विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे जो ये लोअर कास्ट होती है उनके साथ में अनटचेबिलिटी वाला जो फैक्टर था वो वर्क करता था। तो कईयों ने तो क्या किया, अपना रिलीजन ही इसी चक्कर में चेंज किया था कि उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। लाइक मैंने एक बार एक इंसिडेंट सुना था कि मतलब ऐसा होता था कि अगर कोई पब्लिकली यूज़ करने वाला कोई वेल है या कोई पॉन्ड है, तो वो लोग उसको भी यूज़ नहीं कर सकते थे। ये मतलब रूल होता था कि अगर उन्होंने टच कर दिया या मॉर्निंग में वो अगर दिख गए, तो वो मतलब अगर मॉर्निंग में कोई लोअर कास्ट वाले पर्सन को देख लिया, तो वो लोग मतलब ऐसा होता था कि वो डे ही ख़राब माना जाता था फर्स्ट, है ना। उसके लिए कई बार होता था कि पनिशमेंट भी दे दिया जाता था उन लोगों को। सेकंड ये होता था कि वो लोग मतलब अगर उनको वाटर चाहिए तो वो वाटर के लिए वेट करना पड़ता था उन लोगों को कि कोई आएगा, जब तक उस वेल पर कोई आएगा नहीं, और आने के बाद भी ये श्योर नहीं है कि हर कोई उनकी हेल्प कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो अनटचेबिलिटी वाला जो फैक्टर था, और जो मतलब जो कहते हैं ना इन्फीरियर वाला जो फील था, वो किसी भी स्थिति पे ये चीज़ ख़त्म करनी थी, ताकि ये जो हायर और लोअर कास्ट का जो प्रॉब्लम है, जो कि हमारी यूनिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, इसको फिल करना, इसके लिए वर्क करना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। To overcome this problem, our constitution recognize community based rights. अगर इसीलिए जो रिजर्वेशन वाला जो रखा गया या जो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स कुछ दिए गए हैं छोटे, वो इसीलिए ही दिए गए हैं ताकि क्या हो सके, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके। हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट वाला प्रॉब्लम रहे ही नहीं, सब कास्ट क्या हो, इक्वल हो जावे। ठीक है। वन सच राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू इस्टेब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें से एक जो राइट, एक राइट मैंने तुम्हें बताया कि इनको अप करने के लिए एक राइट दिया गया इन्हें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, इनको रिजर्वेशन दिया गया। सेकंड, इनको दिया गया कि ये अपने रिलीजियस बिलीव्स को या रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए
अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आज चलो ठीक है कोई मतलब पारसी रिलीजन से है या वट एवर, ठीक है, हम मुस्लिम्स की बात करते हैं क्योंकि मदरसे जनरली हम सब ने सुन रखे होते हैं, हम लोगों को पता होता है मदरसा क्या होता है। जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए और ना अपने बिलीव्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए अपनी लेगेसी, एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी लेगेसी को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उन्हें हम मदरसा कहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फ्रीडम है उन्हें दी गई है कि वो अपने रिलीजियस बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं ताकि वो अपनी जो रिलीजियस बिलीव्स है या रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इन सब को क्या कर सके, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सके, नेक्स्ट जनरेशन को उस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर कर सके कि हाँ ये हमारा जो मतलब हमारे बिलीव्स हैं ये सब है। इसके लिए क्या होता है ये मतलब डाइवर्सिटी, मतलब इनको ये एक राइट दिया गया। एक राइट मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप को रिजर्वेशन दिया गया ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो हमारी यूनिटी में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी दैट टाइम, किस टाइम, हमारी फ्रीडम जब हमें मिली थी 1947 के अराउंड पर, तब ये प्रॉब्लम्स थी। और इन सब प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए ही हमारे जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं या जो हम कहेंगे जो हमारे जो कहा जाए लोअर कास्ट ग्रुप है, उन सबको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, कुछ स्पेशल मतलब पॉलिसीज़ तो नहीं कह सकते पर उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स बनाए गए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ ऐसी डिज़ाइन करी गई ताकि वो इक्वल आ सके। माइनॉरिटीज़ को ये फील नहीं आए कि सिर्फ यहाँ पर मतलब ये जो कंट्री है वहाँ यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी वर्क करी है, माइनॉरिटी वर्क नहीं करी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये सारी चीज़ें रखी गई थी। ठीक है, आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।